तो स्टार्ट करें, अब तो आ ही गए होंगे, अब बाकी लोग क्या ही आएंगे। अच्छा पवन, हाउ टू सिक्योर गुड रैंक। एज सच ऐसी कोई स्ट्रेटजी इंडिविजुअली को सूट करे ऐसा कुछ है नहीं कि हाउ टू सिक्योर गुड रैंक। लेकिन जहां तक मैंने देखा था, मैंने तो छोड़ दी थी 4-5 साल। अपना पीएचडी चल रहा था, छोड़ दिया था मैंने पढ़ना। ये बीटेक वाला कहाँ छूट जाता है ना उसमें। मैंने 20 दिन पढ़ाई की, आराम से 112 रैंक आ गए, बस 20 दिन की पढ़ाई से। और हमें क्या चाहिए कि मटेरियल चाहिए, अच्छा मटेरियल मिल जाए, कहीं कंटेंट मिल जाए जहाँ से हम लोग पढ़ पाएँ, और जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के जो सॉल्व करा के रखे। और जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है बैकग्राउंड में वो जानना जरूरी है। मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर थोड़ा सा और टाइम मिलता तो अच्छा खासा रैंक आ सकता था। और थोड़ा सा सिंसियर हो जाते, 20 दिन ना पढ़ के थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लेते। क्योंकि बड़े इजी इजी क्वेश्चन भी छूट जाते हैं ना, जो सिस्टम इंजीनियरिंग के जो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले, वो सब छूट जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा लगता है कि नहीं, प्रैक्टिस की कमी थी। तो लास्ट के जो 20-30 दिन है उसको अगर प्रैक्टिस के लिए बचा के रखते हो आप, तो सफिशियंट है मेरे हिसाब से। और ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे कोई भी हो। मेन चीज़ है उसमें कि ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि इस बुक से भी पढ़ लें। बुक्स बुक्स रिफर करना बंद कर दो अभी आप। टीचर्स हैं तो टीचर्स से आप सीधे क्वेश्चंस पूछो, नहीं आएगा टीचर को भी तो पीडीएफ कर रहा हूँ मैं अभी। तो करंटली पीडीएफ निकला हुआ है, अभी देखते हैं ज्वाइन करेंगे या नहीं, उसमें भी मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। कोल इंडिया ज्वाइन करना भी है या नहीं करना है, बट देखते हैं एनीवे। आदित्य, हाँ आपका तो हो गया। किस पोर्शन से क्वेश्चन बने, तो सभी से बन जाते हैं लेकिन वो थोड़ा सा होता है ना कि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हो, रस्टी फील करते हो ना, कि जैसे आप मान लो अच्छे से प्रिपेयर्ड है, अच्छे से समझ में आ रही है चीजें, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है। लेकिन रॉक मैकेनिक्स है वो तो, हाँ मैथ्स एप्टीट्यूड तो हो जाता है, पूरा हो जाता है, कुछ नहीं छोड़ता। लेकिन वो होता है ना कि मैथ्स एप्टीट्यूड ही मैटर नहीं करता है, वो सब जैसे होने को तो क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइम कितना देर है वो भी तो मैटर करता है ना, गेट में तो वही सब गेम है। और क्वेश्चन ऐसे बड़े हाई फाई नहीं होते हैं, सभी एप्टीट्यूड बेस्ड ही होते हैं। हाँ, तो कितना प्रैक्टिस कर रहा है एप्टीट्यूड बेस्ड है बेसिकली। और कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो उससे हो जाता है लगभग लगभग। और चीजें कुछ जो होती हैं, जो क्वेश्चन होते हैं नहीं बनने रहते हैं, वो तो बनेंगे ही नहीं ना। तो 100 आउट ऑफ 100 तो आना नहीं है। तो किसको स्किप करना है, किसको पकड़ के रखना है, कौन सा सॉल्व हो जाएगा, वो देखते ही पता लग जाना चाहिए। वो कब हो पाएगा, जब आपने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको आइडिया रहेगा रफली कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। हाँ, सिलेबस मैन प्लानिंग का आते हैं। तो बेसिकली यही सब है। और माइंड प्लानिंग एज सच हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे जैसे बाकी सब क्लासेस में रखते हैं ना, कि जिसमें थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा रहता है और हम उसको कॉन्सेप्ट समझते हुए चलते हैं। कॉन्सेप्ट उतना ही डिस्कस करेंगे ताकि उससे आपका क्लियर हो जाए। तो कॉन्सेप्ट वाला जो रहेगा, तो ज़्यादा नोट्स देने के लिए नहीं जाएंगे कि पूरा डिटेल में नोट्स जाए। और नोट्स देने के लिए भी जाऊंगा तो मैं इसमें ऐसा नहीं रहेगा कि आपके ऊपर बर्डन आएगा। नोट्स देने के लिए जाऊंगा तो मेरे ऊपर बर्डन आएगा, जिसमें मैं एक पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा, ताकि एक बार आप उसको देख लो, ओवरव्यू देख लो उसका कि इसमें अच्छा ये मेथड होता है। तो लास्ट की जब मैंने इसको माइंड प्लानिंग पढ़ा था, तो मुझे बहुत सारा डाउट आया था कि जैसे वो सब होता है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग में, स्टैटिस्टिकल पार्ट जो होता है उसमें, और मेजरली क्वेश्चन इधर ही से उठ के आते हैं। तो स्टैटिस्टिकल वाला जो कंपोनेंट है उसको देखेंगे, तो जियो स्टैटिक्स जो है आपका, वो इम्पोर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखोगे आप पिछले साल के, तो उधर ही से आएंगे। और रिजर्व एस्टिमेशन तो वहीं से हो जाएगा। तो एक पूरा केस स्टडी लेके पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्या क्या होता है। तो माइंड प्लानिंग में जो पहला है आपका सैम्पलिंग मेथड, प्रैक्टिसेस एंड इंटरप्रिटेशन। तो सैंपल की बात करें तो जैसे कि अगर पूरा पॉपुलेशन है या फिर पूरा ओर है, तो ओर और या फिर कोयले का डिपॉजिट है, कुछ भी कोई भी डिपॉजिट है, तो उसका डिपॉजिट कैसा रहेगा, पूरा एक्सपेंस है उसका,
और लेकिन हमको जब उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक तो एक्सप्लोरेशन होगा सरफेस से होगा, और उसमें भी एक्सप्लोरेशन में भी जैसे एक ओवरव्यू दे देता हूँ, डिटेल में बाद में आएंगे, आज पता तो चले पढ़ना क्या है। तो जैसे हम लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो उसमें भी होता है कि एक होता है कि डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जैसे मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ वो डायरेक्ट मेथड में आ जाएगा, और ट्रेंचिंग कर रहा हूँ वो भी आ जाएगा उसमें, फिटिंग है वो भी आ जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड में जो जियो फिजिकल मेथड्स हैं, जियो फिजिक्स बेस्ड मेथड है, जैसे कि मान लो कोई डिपॉजिट है, ओवरव्यू है, इसको बार मैं एक डायग्राम के साथ उसका कॉन्सेप्ट के साथ में आऊंगा पूरा। आज मेजर ऑब्जेक्टिव है कि पूरा का पूरा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा क्लियर हो जाए कि क्या क्या हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं। ठीक। तो पहले जो हम लोग करेंगे भाई, जो स्टेजेस हैं एक्सप्लोरेशन के, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, तो सबको डाउट रहता होगा, कि मुझे तो रहता ही था, कि जो स्टेजेस एक्सप्लोरेशन के उसमें बेसिकली करते क्या है। तो जैसे रिकॉनेसेंस हो गया, फिर प्रोस्पेक्टिंग हो गई, तो लिखा है आज वाली स्लाइड में कर लेंगे, इसे प्रोस्पेक्टिंग हो गई, फिर जनरल एक्सप्लोरेशन हो गया, डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन हो गया, फिर उसके बाद आ रहे हैं हम लोग जो आपका रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करने पे आ जाए, फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। उससे पहले जब डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन कर लिया तो जियोलॉजिकल रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली हमने, और प्री फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, फिर फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। और उसमें भी 3 एक्सिस जो बोलते हैं ना, यूएनएफसी का जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो है, उसके बेसिस पे 3 एक्सिस से कैटेगराइज करने के लिए किस कैटेगरी में आ रहा है वो रिसोर्स आपका। उसमें से कौन कौन से हैं वो तो पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि जियोलॉजिकल है एक, दूसरा जो है फिजिबिलिटी है, तीसरा इकोनॉमिकल है। ये तीनों एक्सिस मिला के हम डिसाइड करते हैं कि वो जो आपका रिसोर्स है रिजर्व में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो रिसोर्स और रिजर्व में डिफरेंस होता है। तो रिसर्च रिसोर्स एक तरह से मान लो कि वो चीजें, जैसे मान लो सरफेस है, सरफेस के नीचे तो डिपॉजिट तो होगा ही, और हर एक रॉक में, जैसे कि रॉक की डेफिनेशन बोले तो एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स बोलते हैं ना, तो मिनरल तो है ही उसमें, हर एक रॉक में मिनरल है। तो कोई भी रॉक में लेता हूँ, सरफेस से लेकर नीचे तक जाता हूँ, कितने भी डेप्थ पे, उसमें मिनरल तो कुछ ना कुछ अमाउंट में रहेंगे ही। लेकिन जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल हो रहा है, यानी कि वो एक जगह पे ज्यादा एक ही टाइप के मिनरल आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल, जो कि इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट हो सके। और इकोनॉमिकली जो है बड़ा ही ब्रॉडर टर्म हो जाता है ना। तो इसका एग्जांपल के साथ देखेंगे कौन सा है कि हम लोग उसका कट ऑफ ग्रेड जो है वो हटा सकते हैं। जैसे यूएस की एक एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, कि उसमें बोलता है कि सल्फर कंटेंट का एक पहले वैल्यू था कि इतना सल्फर कंटेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग रिजर्व की कैटेगरी में डालते थे कि इसके नीचे है सल्फर कंटेंट, तो उसको हम बेच सकते हैं इकोनॉमिकली। फिर गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हुआ, बोला कि सल्फर कंटेंट इतना नहीं होना चाहिए, उससे भी कम होना चाहिए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है, तो उससे भी कम होना चाहिए। तो जब ये वैल्यू चेंज हो गया, जो पॉलिसी थी वही चेंज हो गई, तो उसके वजह से जो रिजर्व था वो रिसोर्स की कैटेगरी में चला गया। बात समझ में आ रही है? तो चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजन हो, इकोनॉमिकल डिसीजन हो, बहुत सारे हैं फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक रिसोर्स और रिजर्व में जाने के लिए। जियोलॉजिकल फैक्टर तो है ही है, तो वो सब देखेंगे, डिस्कस करेंगे वो सब। ठीक। तो ये सब हो गया आपका कि रॉक है, डिपॉजिट है, और कैसे ये जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल हो रहा है। तो अब ये जब मिनरल है कंसंट्रेशन में जहाँ है, वहां से हम लोग इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, जो मिनरल प्रोसेसिंग का जो भी मेथड है उसको यूज करके, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा मिनरल है वहां पे। और जब एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे तो यानी कि उसको प्रॉफिटेबली सेल कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो वेंचर है, वेंचर यानी कि जो अपना माइन है, वो हमेशा प्रॉफिट में रहे। अगर प्रॉफिटेबली वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो किस में आ जाएगा आपका, रिजर्व में। ठीक। तो यूएनएफसी जब इंडिया अडॉप्ट किया था, तो जैसे बहुत सारी माइंस हैं जो लॉस में है, फिर भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उन सभी माइन से जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है उसको रिजर्व में न रख के, बल्कि उसको रिसोर्सेस में रखते हैं। ठीक। तो इकोनॉमिकल एक्सेस में आप देखोगे तो E1 E2 E3 करके यूएनएफसी का जो फ्रेमवर्क है, ये मुझे डिस्कस नहीं करना है, ये मुझे आप लग रहा है आपको पता होना चाहिए।
तो यूएनएफसी में वो बोलता है कि जो 3 कैटेगरी है, तो उसमें जो है ई1, ई2, ई3। तो माइन इकोनॉमिक्स जब आपको पढ़ाया जाएगा, माइन इकोनॉमिक्स, तो ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे 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 चीज़ें रिलेटेड है। माइन इकोनॉमिक्स जब पढ़ाया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ई1, ई2, ई3 क्या है। तो जिसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन चुका है, यानी फिजिबिलिटी स्टडी कर चुकी है हम लोग, तो उसमें अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन 12%, तो आईआरआर क्या होता है उसमें, मान लो आईआरआर 12% है, उससे ऊपर आ रहा है उसका वहां पे, तो जिससे यानी कि ना प्रॉफिट ना लॉस है, वो 12% के लगभग आ रहा है। तो अगर प्रोजेक्ट में हमारा जो भी आज का रेट का इंटरेस्ट 8% है, 10%, 6%, जितना कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होगा उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, वो ऐसे समझ जाओ इसको। तो ग्रेटर देन 12% है, लेस देन 12% है E2 वाला, E3 में कोई हमने स्टडी ही नहीं की। तो ऐसे करके कैटेगराइजेशन है बेसिकली रिसोर्स और रिजर्व में करने के लिए। तो जब माइन प्लानिंग में आ रहे हैं तो हम कैसे रिसोर्सेस आइडेंटिफाई करें। तो जो हमारा जो, अगर मैं प्लान की बात करूं, जैसे हम लोग अप्रोच करेंगे माइन प्लानिंग को, जो कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स के अंदर ही हो जाना चाहिए, अगर क्लासेस एक्सटेंड करेंगे और विथ डिटेल करेंगे ना। जैसे क्लास में मुझे डाउट आ रहा था कि कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं थे, तो क्वेश्चंस भी करने हैं हमें। जैसे क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली आ जाऊं, तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बट विथ बैकग्राउंड करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाता है। और विथ बैकग्राउंड मतलब चीज़ें दिखनी चाहिए ना, कि अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग निकाल रहे हैं वर्टिकल वर्टिकल सेक्शनिंग मेथड से, तो ये होता क्या है बेसिकली और दिखता कैसा है। और फिर आपने ये भी देखा होगा, आपने तो देखा ही होगा ना, पेपर प्रीवियस ईयर्स के देखे होंगे, तो आपने ये देखा होगा कि ऐसे करके सिल इफेक्ट करके ये आता है ना, सेमी वेरियोग्राम करके आता है, जियोस्टैटिक्स सेमी वेरियोग्राम आता है यहाँ पे, और यहाँ पे लैग डिस्टेंस आता है। तो ये लैग डिस्टेंस है ही क्या, ये लैग डिस्टेंस है कि इसकी जरूरत क्यों हमें पड़ी। उससे पहले जो हम लोग करते थे सिंपल मेथड, जो इनवर्स डिस्टेंस मेथड था और इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस मेथड है, तो वो ऐसे कर करके अलग अलग अप्रोचेस है, जिसमें अगर मान लो मुझे 5-6 लोकेशन पे पता है, तो मुझे एक लोकेशन पे जानना है तो मैं निकाल पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कमेंट एक बार देख लेता हूँ मैं। प्लानिंग का वेटेज कितना है? ठीक है, सिलेबस। हेलो सर, करेक्ट होना भी तो चाहिए था। नहीं, करेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है, ऐसा एप्टीट्यूड है। अब हम लोग का नहीं होगा तो किसका होगा। आराम से आप प्रैक्टिस करते हो, चलो हो जाता है करेक्ट। और एक चीज याद रखना कि आप सेलेक्टिव स्टडी करना है, कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ बहुत सारा पढ़ लूँ, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सेलेक्टिव स्टडी करो उससे, और क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, और ये याद रखना कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है वो हो जाने चाहिए। और जब मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये नहीं कि बस उसका सोल्यूशन देख लिया, उससे रिलेटेड पूरा बैकग्राउंड में नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है। जैसे मैं अभी ये एग्जांपल दे रहा था आपको, ये सिल वाला इफेक्ट, सिल और ये वाला लैग डिस्टेंस है, सेमी वेरियोग्राम जो डायग्राम है। तो आज तो ऐसा क्वेश्चन दिया, कल घुमाने के लिए ये हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, घुमाने के लिए इधर से दे देगा। अगर मुझे ये थियोरेटिकली नहीं पता है, उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, ये क्या होता है, दिखता कैसा है मुझे, बस मैं रट के गया हूँ कि ये डायग्राम ऐसा है, इसमें ऐसा आता है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कोवेरियंस आ जाएगा। तो रट के जाने में, और उसने कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली घुमा दिया कि नहीं इसमें ये है, यहाँ पे ये लोकेशन है, जो सैंपल लोकेशन है ये वाला है, और हमको इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चाहिए, तो क्वेश्चन घुमाते ही वो सब फंस जाता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ प्रॉपर डिटेलिंग, तो अगर वो कर पाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो बस रटना नहीं है, ये मैं बोल रहा था। और करेक्ट हो जाता है आशीष, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है और या फिर इतना डिफिकल्ट है कि नहीं हो पाएगा। प्लानिंग का वेटेज कितना है वेरी करता है, और मान के चलो कि 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो उससे आ जाता है। जैसे लास्ट ईयर तो आया था उसका, इससे जो मिनरल प्रोसेसिंग था उससे वाले, उस वाले कंपोनेंट से आया था ना।
मतलब कितना मार्क्स का आ जाएगा? 6, 7, 8, 10, 12 तो वेरी करता है। तो 10 भी आ रहा है या फिर 8 भी आ रहा है तो 6 भी आ रहा है तो बहुत सिग्निफिकेंट है ना। आशीष सा वेरिएंस। हाँ, तो सेमी वैरियोग्राम में जब आएंगे तो सेमी वैरियोग्राम में क्या होता है वो सब वेरिएंस वेरिएंस सब करते हुए आएंगे। तो एक सीक्वेंस से करेंगे ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि होता क्या है बेसिकली। सीधे जंप जियो स्टैटिस्टिक्स पे नहीं करेंगे कि मतलब ये है सीधे रट के आगे कि ऐसे होता है, कहाँ से आया कैसे आया, और कम मतलब थियोरेटिकल ज्यादा कवर ना करते हुए डायरेक्ट टू द पॉइंट कैसे आया इस पे आ सकते हैं। तो ये तो हो चुका। थोड़ा जूम आउट कर दीजिए। अच्छा हाँ, ये पे ध्यान रखूंगा। लैग डिस्टेंस ए है, यही मना कर रहा था कि लैग डिस्टेंस ए है। ए तो मान लो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, एच है बाय द वे। एच से करते हैं ना। तो एच है तो लेकिन वो एच दिखता कैसा है? बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं ना कि जैसे मान लो मुझे कहीं मिनरल एक्सप्लोर करना है, तो उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं जैसा कि मैंने बताया। एक रिकॉग्निशंस है, प्रोस्पेक्टिंग है, और प्रोस्पेक्टिंग के बाद जनरल एक्सप्लोरेशन है, फिर डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन है, और फिर उसके बाद हम लोग जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो सब है। तो जब हम लोग ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं उस स्टेज पे, डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन के बाद ही हमारा ये रिपोर्ट बनता है। जब डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन कर लिया तो यानी कि हमको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर ग्रिड पैटर्न बना के कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे पता है कि उसका एससी वैल्यू क्या है। तो कंपोजिटिंग करते हैं कि जैसे मान लो एक बोरहोल बनाया मैंने, और बोरहोल में कोई सेक्शन जहाँ पे जो मेरा डिपॉजिट है वो इंटरसेक्ट किया, तो टेबुलर डिपॉजिट है तो टॉप और बॉटम इंटरसेक्ट करेगा। जहां इंटरसेक्ट किया उसके बाद हम लोग उसका एससी वैल्यू निकाल रहे हैं कि ग्रेड कितना है, उसका टनेज कितना है। एक तो वर्टिकल हो गया सेक्शनिंग, और एक उसके बाद कि हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या दिखेगा मुझे कि एक प्लान है उस पर नंबर ऑफ बोरहोल के लोकेशन है, तो वो दिखेगा कैसा आपको? तो वो दिखेगा कैसा मैं बता देता हूँ। तो जैसे ये प्लान है उसका एरिया किलोमीटर के हिसाब से देख लो आप, और ऐसे करके नंबर ऑफ बोरहोल्स हैं। ठीक। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे ग्रेड निकालना है, जहाँ पे नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग ना। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग पे कैसे आएगा। तो एक इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस हो गया आपका। इनवर्स डिस्टेंस मेथड जो है स्क्वायर नहीं ले रहे, बस डिस्टेंस ले रहे हैं, उसमें वन बाई डी करके ले रहे हैं, एक में वन बाई डी स्क्वायर करके ले रहे हैं। फिर जियो स्टैटिस्टिकल मेथड पे आ रहे हैं। तो वो सब कैसे हो रहा है, फिर ये जियो स्टैटिस्टिक्स में कैसे आ रहे हैं, सेमी वेरियोग्राम क्या है, ये सब उसमें कवर होगा। और उससे पहले ये जो लोकेशन है ना, ये जो डॉट डॉट जो दिखाया हूँ मैं, जाने कि बोरोल लोकेशन है, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि जो सैंपल है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मेरा सैंपल लोकेशन था, यहाँ पे ऐसे वैल्यू ये थी। और उसके बाद हम लोग उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो सब इसमें आ जाएगा, रिजर्व एस्टिमेशन में आ जाएगा। ठीक। और एक क्वेश्चन था सर, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन करते चलेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुराई ये सब कवर करते हुए चलेंगे। सर सम सजेस्ट, हाँ सर उस पे आ रहा हूँ। विच बुक इज गुड? काम में आएगा तो नहीं बताओगे क्या ब्रो? अच्छा, आपस में ही। हाँ हाँ निश्चित मैं बढ़िया हूँ। माइनिंग ज्ञान नोट सीखने से वेरी गुड। हाँ ठीक है। तो याद रखना, ज्यादा जाना नहीं है उसमें। उससे बेटर है जो पढ़ रहे हो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको एक दो बार दोबारा से देख लेना आप। तो सैम्पलिंग मेथड, जो सैंपल के अलग अलग मेथड्स हैं, तो ये सब तो हमको एक ओवरव्यू मिल गया कि कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। और माइंड प्लानिंग जो है एक बड़ा है डिटेल्ड प्रोसेस है। तो उसमें जब हम लोग पहले डिटेल एक्सप्लोरेशन हो गया, फिजिबिलिटी कर लिया, तो उस समय क्या कौन सा मेथड जाएगा, कैसे हम लोग माइन करेंगे, वहां से लेके जब लास्ट स्टेज तक माइनिंग हो रही है वहां तक हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। माइनिंग हो गई उसके बाद क्लोजर प्लानिंग कर रहे हैं कि माइन क्लोजर प्लानिंग है। उसमें पहले से एक दो साल पहले रिपोर्ट बना के बैठ गए कि ऐसे क्लोजर करेंगे, और फिर उसको अपडेट कर रहे हैं। तो एक पूरा ही डिटेल्ड प्रोसेस है और एक चीज पे वो रुकता नहीं है। ठीक। तो पहले इस पे आ जाता हूँ। तो ये अपना है कि रिजर्व एस्टिमेशन टेक्निक है। तो रिजर्व कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो जब हम रिपोर्ट करते हैं तो माइनिंग का क्या केस है कि हम लोग जो बेचते हैं
सिविल में जो होता है कि कितना वॉल्यूम एक्सकेवेट किया, क्या किया, उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। अपना क्या है कि कितना टन ऑफ कोयला गया। तो एक्सट्रैक्ट तो हम लोग कर रहे हैं वॉल्यूम ना, अंदर सरफेस के सब सरफेस या फिर सरफेस पे हम लोग तो वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और लेकिन जब बेच रहे हैं तो वो कितने में, टनेज में बेच रहे हैं, तो उसका टनेज जानना जरूरी है कि जो रिजर्व है उसका टनेज कितना है। तो टनेज निकालते कैसे हैं वो सब देखना पड़ेगा हमें। और जियो स्टैटिस्टिक्स का तो हमने देख ही लिया ना कि कुछ पॉइंट पे पता है और हमको अलग पॉइंट पे निकालना है। और जब हम लोग करते हैं ना, हमारे पास लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है कि हम जैसे मान लो ये पूरा पूरा किलोमीटर स्क्वायर में कुछ एरिया होगा। ये पूरा किलोमीटर स्क्वायर में कोई भी एक है, माइन का एरिया है पूरा टॉप में। और इसको हमें करना है तो लिमिटेशन ये है कि हम पूरा हर जगह एकदम पॉइंट पॉइंट करके ऐसे कवर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक्सप्लोरेशन का कॉस्ट, अगर ड्रिलिंग का कॉस्ट बताऊं मैं, तो मान लो कि 1000 रुपये पर मीटर। तो 1000 रुपये पर मीटर, ये भी एक एवरेज या फिर मिनिमम ही बता रहा हूँ, 1000 रुपये पर मीटर। तो ड्रिलिंग का कॉस्ट इतना है, तो अगर मैं ऐसे ऐसे करके पूरा कवर ही कर दिया इसी से, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी सब पूरा का पूरा जो माइन इकोनॉमिक्स है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ये भी एक कॉस्ट है जो कि हम लोग चाहते हैं मिनिमम रहे, और उससे मिनिमम से मैक्सिमम कॉन्फिडेंस कैसे ड्राइव कर पाए। तो कॉस्ट हमें लगाना है क्या है, मिनिमम। और जो रिजर्व का कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इन रिजर्व, वो हमें चाहिए मैक्सिमम। कि मतलब हम पूरा कॉन्फिडेंट होकर बोल पाएँ कि ये रिजर्व है, बीच में कोई वॉश आउट नहीं है, बीच में कुछ भी ऐसा एनोमली नहीं है, हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लोर कर लिया है। तो बात समझ में आ रही है? तो जब ये ऐसा कंडीशन है, तो जहाँ जहाँ पे है ये दूर दूर पे है। और जो ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, जनरली ग्रिड पैटर्न में होता नहीं है। तो अगर रियल प्रैक्टिस देखोगे तो ग्रिड पैटर्न में नहीं है। जनरली हम लोग बोलते हैं ग्रिड पैटर्न में करना है। ग्रिड पैटर्न का मतलब कि ये इस वाले पैटर्न में कि यहाँ यहाँ कर रहे हैं, और हम लोग फर्दर वहां से हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं कैसे हो रहा है। लेकिन अगर वैसे नहीं है तो फिर कैसे इसका निकालेंगे अलग अलग पॉइंट पे, तो वो सब इसमें आ जाएगा। तो जो हम लोग अलग अलग पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये हमारे जैसे क्या सैंपल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक। और सैम्पलिंग मेथड की बात करूं तो सैम्पलिंग के दो मेथड होते हैं। एक तो ओवरव्यू है, इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बस ओवरव्यू सुनते चलो आप, ताकि एक आइडिया लग जाए कि क्या है सिलेबस में। एक जो होता है कि आप सरफेस सैंपलिंग कर रहे हो, और एक जो होता है अंडरग्राउंड सैंपलिंग। सिंपल है। सरफेस और अंडरग्राउंड में डिफरेंस क्या है कि एक सरफेस पे हम लोग कर रहे हैं सैंपलिंग, एक जो है अंडरग्राउंड सैंपलिंग कर रहे हैं। और जब सरफेस सैंपलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग मेथड है कि चैनल सैंपलिंग है, ग्रूव एंड चिप सैंपलिंग है, मक या फिर डंप या फिर ग्रैब सैंपलिंग है, वहां से कर रहे हैं, बल्क सैंपलिंग है, या फिर जो कार जा रही है उसमें कार या फिर सूट सैंपलिंग बोलते हैं उसको। ठीक। तो ये सब जो हो गए आपके सरफेस में, जैसे एक्सपोज्ड है वहां से हम लोग एक चैनल या फिर ग्रुप कर रहे हैं या फिर चिप निकाल रहे हैं। क्या होता है विथ फिगर हम लोग देखेंगे उसके बाद जब आएंगे उस पे तो पूरा। और अंडरग्राउंड की बात करूँ तो जैसे फेस सैंपलिंग है, तो उसमें रेगुलर चैनल या फिर ग्रुप सैंपलिंग करते हैं, पिक सैंपलिंग करते हैं, या फिर ग्रैब सैंपलिंग है। ग्रैब जैसा कि नाम बता रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ पड़ा हुआ है और जाके वहां से हम लोग उठा रहे हैं। तो यहाँ से जाके कलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रैब कर रहा हूँ। तो जैसे कार है उसमें से भी हम लोग ग्रैब कर रहे हैं। तो ये किस में आएगा, मग, या फिर जो वेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, मग, या फिर ग्रैब सैंपलिंग को फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है, मग सैंपलिंग, कार या फिर सूट सैंपलिंग। फिर बल्क सैंपलिंग है ये। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सैंपलिंग का मेथड जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, ड्रिल सैंपलिंग। और ड्रिल सैंपलिंग तो यूज करते ही हैं। उस ड्रिल सैंपलिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डायमंड ड्रिल। डायमंड ड्रिल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें हमें कोर मिलता है, और कोर से हम लोग निकाल सकते हैं आरक्यूडी। हम उसको सैंपल जो मेजर रॉक टाइप है उसको आइडेंटिफाई करके फर्दर लेबोरेटरी में भेज सकते हैं ऐसे वैल्यू निकालने के लिए। ठीक। तो ओवरव्यू देखते चलो आप कि सरफेस पे है तो सरफेस पे सैंपलिंग कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं वो विद डायग्राम में दिखा दूंगा कैसे करते हैं। और सैंपल होता क्या है बेसिकली। तो सैंपल की जब बात करें तो हम लोग सैंपल मतलब जैसे कोई अगर स्टैटिस्टिक्स के टर्म में बात करें, तो पूरा जैसे इंडिया का पॉपुलेशन है पूरा,
तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉपुलेशन की तरह बिहेव करेगा। लेकिन मान लो उसमें से कुछ लोगों को चूज किया है हमने कि इंडियन का बिहेवियर जानना है, या फिर मुझे जानना है कि एवरेज हाइट कितनी होती है, या फिर जो उनका आईक्यू है वो कितना है। तो ये सब जानने के लिए मैं क्या करूंगा, हर एक आदमी से पूछने नहीं जाऊंगा ना। तो मैं डिवाइड करूंगा एरिया में, उस एरिया में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चूज करूंगा, और इस तरह से करूंगा कि वो बायस्ड ना हो। बायस्ड मतलब कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं आता है। ऐसा ना हो कि सिविल में अर्बन एरिया से उठा लिया, विलेज वाले को छोड़ दिया, रूरल एरिया को छोड़ दिया। तो उस तरह से करते हैं कि बायस्ड ना हो। और वो सैंपल क्या करेगा, तो अलग अलग जो सुटेबल या फिर कन्वीनियंट मेथड है उससे हम लोग यूज करते हैं मेथड से, और पूरा का पूरा जो अपना डिपॉजिट है उसको रिप्रेजेंट करे विदाउट एनी बायसनेस, तो वो सैंपल हो जाएगा। ठीक। और उसके अलग अलग जो मेथड है, प्रैक्टिसेस और इंटर प्रैक्टिसेस तो हमने देख लिया कौन कौन से सैम्पलिंग के मेथड हैं। और जो टूल्स यूज होते हैं, तो हैमर और चीजल यूज करते हैं, तो हथौड़ी यूज कर लिया, और जो छिन्नी टाइप होता है उसको यूज कर लिया। और जो सैम्पलिंग बकेट है जिसमें कलेक्ट करते हैं, और या फिर बोरा जो है, जो बॉक्स जो सैक्स बोलते हैं ना उसको, तो उसमें भी करते हैं। तो जब बल्क सैम्पलिंग कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में, टन्स ऑफ क्वांटिटी हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो या फिर सैक्स ले लो, सैंपल बैग ले लो, और मेजरिंग टेप लेना पड़ेगा, और पेंसिल नोटबुक भी चाहिए जहाँ हम लोग नोट करेंगे उसको। और उठाने के लिए जैसे वो सॉविल हो गया या फिर स्पेड हो गया, मैकेनाइज्ड लोडर है अगर ज़्यादा वॉल्यूम करना है तो। तो ये सब हो गए अपने सैम्पलिंग के मेथड। ठीक। और बाकी सब तो है ही कि जैसे हम लोग कर रहे हैं तो जीपीएस यूज कर रहे हैं, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से हम लोग वहाँ पे आके देख रहे हैं कि उसका लोकेशन क्या है, कैमरा यूज कर रहे हैं। और ये सब अलग अलग मेथड्स हैं। और इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इंटरप्रिटेशन के लिए तो अपना हमने देख ही लिया कि मान लो मैंने एक सैंपल लिया यहाँ पे, तो जैसे ये वाला मैं बोल रहा था, तो ओवरव्यू समझते चलना कि एक चीज है कि माइंड पहले है, हमें क्या करना है, माइंड तक नहीं पहुंचना है, उससे पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं। सैम्पलिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है, और एक्सप्लोरेशन में भी जो उसका प्रिलिमिनरी स्टेज है या फिर प्रिलिमिनरी सर्वे रिकनेसेंस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो वहां से हम लोग कर रहे हैं, जैसे जियो फिजिक्स है, जियो केमिकल है, या फिर जियो बॉटेनिकल स्टडीज हैं। तो ये सब तीनों स्टडीज करके करके हम लोग पता करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल, जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल क्या होता है। तो जहाँ पे मतलब कि जो मिनरल है हर रॉक में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो मिनरल है, एक पर्टिकुलर टाइप का मिनरल कहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में है, और इतने क्वांटिटी में होने चाहिए कि इकोनॉमिकली उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। एक्सट्रैक्ट करना ही इकोनॉमिकली बस जरूरी नहीं है, उसको हम लोग प्रोसेस करके मार्केट में प्रॉफिटेबली बेच पाए। तो ये करना है, तो उसके लिए हमें तो कुछ सरफेस सिग्नेचर होंगे रिकॉनेसेंस स्टेज पे, जहाँ पे सरफेस सिग्नेचर, अगर सरफेस सिग्नेचर की बात करूं, अगर ये टर्म थोड़ा हैवी लग रहा है, तो जैसे आउटक्रॉप, आउटक्रॉप है तो बड़ा अच्छा और एविडेंट टाइप का सरफेस स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे ये डिपॉजिट होगा ही होगा। आउटक्रॉप तो हो गया, और भी जैसे इनडायरेक्ट सरफेस सिग्नेचर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि ये वाला एग्जांपल आप देखो, जैसे मान लो जिंक डिपॉजिट है नीचे की तरफ, जिंक का कोई ओर है, तो और ऊपर पेड़ है। तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे करते करते ये जो जिंक का कुछ कंपोनेंट जो है इसके लीव्स में भी पाए जाएंगे। ठीक। तो वहां से हम लोग अगर जियो बॉटनिकल स्टडी करते हैं हम लोग, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जिंक का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे चांसेस हैं, लाइक्लीहुड है और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जिंक डिपॉजिट हो सकता है। तो जियो बॉटनिकल स्टडीज में यहाँ से ये हो जाता है। केमिकल में मतलब जैसे लीचिंग हो रहा है, उसके वजह से वहाँ पे सरफेस पे कुछ एक्सपोज हो जा रहा है। तो ऐसे करके सरफेस में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो जब हम लोग सैंपलिंग करते हैं ना, तो ऐसे रैंडमली हम लोग उठाते चलते हैं रिकॉग्निसेंस स्टेज पे। तो वो जो ग्रैब सैंपलिंग कर रहे हैं तो रैंडमली उठाते चल रहे हैं, और कहीं कहीं पे हम लोग ट्रेंचिंग कर रहे हैं, पेटिंग कर रहे हैं। आते हैं उस पर डिटेल में, एक बार आप कमेंट देख लो। हाँ, 3 to 7 सर गेट डिवीजन होगा, तो ठीक है। सर एक बार टॉपिक्स बता दिए, हाँ उसी पे कर रहा हूँ। जूम आउट करिए, ठीक है। अच्छा।
युवराज, मेरे बारे में जानना है आपको, क्या करोगे जान के? दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ ऐसा क्या है। तो बेसिकली मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया, 16 बैच। हाँ 16 बैच। फिर उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी के पॉइंटर से ही थे। तो डायरेक्ट पीएचडी करने के बाद पीएचडी कंप्लीट हो गई। अभी तो अप्लाई कर रहे हैं मीनवाइल, और साथ में पीडीएफ ज्वाइन किया हुआ है मैंने। तो पीडीएफ के साथ साथ ये भी चल रहा है। तो ये है बैकग्राउंड। और अभी गेट दिया था मैंने। जैसे ही पीएचडी मेरी लास्ट ईयर खत्म हो गई, तो मैंने सोचा था गेट अप्लाई कर देते हैं, देखो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पढ़ाना तो यही सब पड़ेगा ना, कहीं भी ज्वाइन करूंगा तो। अच्छा, तो पोस्ट डॉक्टोरल फेलो बोलते हैं उसको। मतलब पीएचडी करने के बाद कि आप एक फेलोशिप करते हो, जिसमें आपको एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस मिलता है, ऐसा समझो आप। तो उसमें, सर आप कोल इंडिया में हैं क्या? सीआईएल निकला तो हुआ है, देखते हैं अप्लाई करके। तो सीआईएल का तो अभी जब आएगा तो देखेंगे कि कब अप्लाई करेंगे कब नहीं करेंगे। तो इस बार आया था 112 रैंक। तो 20 दिन, टाइम तो ज़्यादा मिलता नहीं है जब पीएचडी या फिर पीडीएफ करते हो, तो 20 दिन पढ़ने पे आ गया था। और यही से मैंने किया था, माइनिंग ज्ञान से ही किया था। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ ना कि आप इसी से करो, ज़्यादा बेटर है। आप इधर उधर भागो मत। ये नहीं कि आप ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉलेज रखो। जब बैकग्राउंड नॉलेज की बात कर रहा हूँ तो मैं, आईटी बीएचयू से हो चुकी है पीएचडी मेरी। लास्ट ईयर कंप्लीट हुई नवंबर तक। और जब बैकग्राउंड नॉलेज की बात करने को वो मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें ये नहीं कि पूरा डिटेल में जाके ऐसे है वैसे है कैसे, पूरा डिटेल में जाके इतना नॉलेज रखो कि चीजें दिखें तुम्हें। कि अगर हम लोग बस ऐसे रट के नहीं पढ़ना है, कि जैसे मैं बता रहा था ना कि जो स्टैटिस्टिक्स है, तो उसमें रट के नहीं जाना है आपको कि ये ऐसे वेरी कर रहा है। और जब मैं क्लासेस लूंगा, अरे वो सब मैंने बताया है, वो आप देखो ना अपने वो फोल्डर में, पीएचडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। एमटेक नहीं किया, डायरेक्ट पीएचडी किया। तो डायरेक्ट पीएचडी करने का वही ऑब्जेक्टिव था कि पैसे ज़्यादा मिल रहे थे और 2 साल बच रहे थे। तो ऑनेस्टी के साथ बताऊं तो यही है रीज़न। और डायरेक्ट पीएचडी करने से कोई ज़्यादा लॉस नहीं है ना, कि 2 साल बच जाते हैं। फिर इसलिए आप तो टारगेट करते हो कि पीएचडी जल्दी खत्म कर दोगे, लेकिन पीएचडी तो पीएचडी है, समय लेता ही लेता है। और कैसे है, कैसे करेंगे कैसे नहीं, तो एक करियर अपॉर्चुनिटीज करके है, मैंने एक क्लास लिया हुआ है उसका, कि क्या क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पीएचडी कैसे करेंगे, वो सब आप देख लेना उसमें। और कोई दिक्कत हो तो बाद में हम लोग ऐसे क्लास के बाहर डिस्कस कर लेंगे। ठीक। तो ओवरव्यू जो है इसको, बेस्ट प्रोफेशन बता रहा है सर को। यस। अरे नहीं, ये नहीं, बेस्ट प्रोफेशन क्या है बता रहे हैं कौन? यस। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचिंग अपने हिसाब से यस बता रहा है, आपस में ऐसे भिड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? ये सब मत करो। और बताने दो, इसमें क्या वो, ऐसे नहीं, वो मुझे पिन पॉइंट नहीं कर रहा है, यस मुझे पता है। उसके कहने का तरीका गलत, वो हो सकता है आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा गलत है, बट वो अलग चीज वे में देख रहे हैं। और 23 में कितने अटेम्प्ट किए थे मैंने, एग्जैक्टली exactly याद तो नहीं है, रुक जाओ मैं बताता हूँ। तो लास्ट में ना टाइम ही खत्म हो गया था, ऐसे प्रैक्टिस मैंने किया नहीं था। तो जैसे करते करते ना, और बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन छूट गए थे। मैं सोचा था कि मैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक आ जाऊं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन देखना जरूरी था ना, कि क्या क्वेश्चन होता है कि देखते ही सॉल्व हो जाता है। तो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आ रहा था, और टोटल मैंने शायद 40 के लगभग क्वेश्चन किए होंगे। क्योंकि लास्ट तक गिना तो मैंने 40 के लगभग क्वेश्चन थे, हाँ 40 ही थे, एग्जैक्टली 40 ही रहे होंगे, उसी के आसपास थे, उससे ज्यादा नहीं किया था मैंने। और लास्ट तक आते आते ही समय खत्म हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन वाला मैंने छोड़ा था, क्योंकि कैलकुलेशन क्वेश्चन होता है उसमें। मैंने छोड़ा था तो 2 क्वेश्चन शायद थे इस बार, तो वो उसी में छूट गए। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि गेट में जो है ना, वो ज्यादा मैटर करता है कि कैसे आप अटेम्प्ट कैसे करते हो, टाइम कैसे मैनेज करते हो। 8 पॉइंट एबव चाहिए श्रवण।
सर इतना ज़्यादा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? एकदम टेंशन हो रहा है। तो इतना ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करना है ना, तो आप सोच के देखो कि अगर अगर 40 नंबर पे आप क्वालिफाई कर जा रहे हो, अच्छी खासी रैंक आ जा रही है विद इन। मेरे कितने आए थे? मेरे तो 39 मार्क्स ही आए थे ना। मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि इतना अच्छा आ जाएगा। तो क्योंकि 20 दिन के पढ़ने में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो 39 पे अगर 112 रैंक आ जाती है, तो आप सोच के देखो, आप पूरा 100 में से इतना लेके आना है। पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत है, तो पूरा सिलेबस मत करो। अगर अभी तो टाइम है, तो अभी तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अटेम्प्ट करो कि पूरा सिलेबस कवर कर लो। और बस ये मत, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि माइंड प्लानिंग जब पढ़ेंगे हम लोग, तो चीज़ें रिलेट दिखनी चाहिए हमें कि फील्ड में कैसे हो रही है। अगर रिकॉग्निशंस हम बोल रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, तो हमें दिखना चाहिए कि हम सैंपलिंग कर कैसे रहे हैं। मतलब मैं वहाँ पे फील्ड पे खड़ा होकर सैंपलिंग करा रहा हूँ। जब मैं कंपोजिटिंग कर रहा हूँ, तो मैं एवरेज ग्रेड निकाल रहा हूँ, तो बस ये मत देखो कि गुराई में देख लिया कि मैं कंपोजिटिंग कैसे कर रहा हूँ या फिर एवरेज ग्रेड कैसे निकाल रहा हूँ। तो L1 G1 प्लस L2 G2 जो लेंथ वेटेड होता है एवरेज, वो मत देखो आप ये देखो, देखना चाहिए कि वो कैसे हमने किया और वो उसकी जरूरत क्यों है। तो कंपोजिटिंग भी वो है कि अगर कल को पूछ दिया कि एक तो होगा कि शार्प बाउंड्री है जहाँ पे ओर और जो आपका होस्ट रॉक है उसके बीच में बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। दूसरा है कि ग्रेजुअली अगर वो वेरी कर रहा है, मतलब उस समय हमें कट ऑफ ग्रेड से जाना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि अगर बेंच पे हम लोग कर रहे हैं, तो बेंच पे जब कर रहे हैं, तो बेंच पे हमारे पास ऑप्शन थोड़ी ना है, बेंच का पूरा पूरा एक्सटेंड करना पड़ेगा। बेंच का मुझे कंपोजिट ग्रेड निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो वर्टिकल सेक्शनिंग में भी अलग अलग अप्रोच है। मेरा माइंड प्लानिंग है, तो उसने किसी ने बताया है 6-7 नंबर। 6-7 नंबर सफिशियंट है। हाँ, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये तो मैं मानता हूँ। तो ये सब जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। और माइन इकोनॉमिक्स तो है ही है। कुछ चीज़ें जैसे ओवरलैप करती है, जैसे माइन इकोनॉमिक्स और माइन प्लानिंग जो है ओवरलैप करेंगी चीज़ें। तो ब्लॉक मॉडल इसमें भी है, उसमें भी है। ठीक। तो ये एक ओवरव्यू दे रहा था। और इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि पहली चीज़ यहाँ पे हो गया, सैम्पलिंग हो गया। और सैम्पलिंग में भी जैसे हम लोग ऐसे सोचो ना कि आप जा रहे हो सरफेस पे घूम रहे हो, और हमें पहले तो हमने डेस्कटॉप स्टडी की। डेस्कटॉप स्टडी मतलब जो आपका रडार है उसको यूज़ किया, जो सैटेलाइट है उससे हमने स्टडी ली, इमेजेस ली। और वहां से हमने स्टडी की कि यहाँ पे पॉसिबल मिनरलाइजेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल के स्कोप है। जैसे मैं बताऊं एक एग्जांपल जो आप इजिली कोरिलेट कर पाओगे। मान लो कहीं यूरेनियम डिपॉजिट है। अगर यूरेनियम डिपॉजिट है, तो उसका अगर मैं थर्मल स्टडी कराऊं, तो मुझे दिखेगा क्या कि वहां पे जो डिफरेंशियल जो होगा थर्मल के लिए वहां पे ज्यादा होगा। ठीक, क्योंकि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, वहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि ये एक एरिया है जहाँ पे एक रिजर्व हो सकता है रेडियो एक्टिव मटेरियल का। और रेडियो एक्टिव में फिर वहां पे जाके करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो कैसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो पहले तो हमारा काम होता है कि पूरे के पूरे एक लंबे चौड़े एरिया में से थ्रू आउट इंडिया या फिर उसके जो शोर लाइन है उसमें हम लोग देख रहे हैं। उसमें जाके हमें क्या देखना है कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मिनरलाइजेशन हो सकता है। और वहां पे हो गया, उसके बाद जियोलॉजिकल मैपिंग करेंगे, जैसे कि कुछ कुछ रॉक्स जो होते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि गोंडवाना कोल जो है वो लगभग 250 मिलियन ईयर एगो जो था वहां से डिपॉजिट होना शुरू हुआ था। तो 250 मिलियन ईयर के पहले जो रॉक टाइप है अगर वहां पे पाए जाते हैं, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज है कि उस तरह के कोयले मिले। टर्सरी डिपॉजिट है, यानी कि कुछ 15 से 65 साल पहले की, मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तो वहां पे अलग अलग जो स्ट्रेटिग्राफी है, यानी कि जो रॉक का सीक्वेंस है वो डिपेंड कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि अगर यहाँ पे इस तरह के रॉक है, इस एज के रॉक हैं, तो उससे करस्पॉन्डिंग ये वाले चांसेस मिलते हैं कि यहाँ पे इस तरह के मिनरल भी होंगे। ठीक। और इंटरप्रेट कैसे करेंगे, तो वो तो हमने देख लिया। तो सैम्पलिंग के मेथड देख लिया, जो अलग अलग प्रैक्टिस है उसको देख लिया, और उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो जो स्टैटिस्टिक्स हो गया। और ये जो इनवर्स डिस्टेंस है और या फिर स्क्वायर डिस्टेंस है उससे हमने कर लिया। वो मेंशन करेगा कि कौन कौन सा मेथड यूज करना है, क्या होता है वो सब देखेंगे। तो जो बोरोल हमने ड्रिल किया उसमें अलग अलग ग्रेड है, ग्रेड में भी हमने देख रहा है कि कैसे हम कंपोजिट ऐसे निकाल रहे हैं जिसको कंपोजिटिंग बोलते हैं। तो रिजर्व एस्टिमेशन का टेक्निक है जिसमें हम लोग बेसिकली टनेज पे ध्यान दे रहे हैं कि टनेज कैसे निकालें उसका। तो कितना है उसमें, कितना, जैसे हम लोग देखोगे ना आप कि अगर कोल इन्वेंट्री जो है, कोयले का जो इन्वेंट्री जो पब्लिश करता है सिम्पीडिया या एफएजीएसआई,
तो नेशनल कोल इन्वेंटरी देखोगे आप, तो उसमें दिखाता है कि कितना बिलियन टन या फिर मिलियन टन ऑफ डिपॉजिट है। उसमें भी दिखाता है कि कितना इन्फर्ड है, इंटीग्रेटेड है या फिर प्रूव्ड है, और वो कौन से रिसोर्सेज हैं, रिजर्व हैं, तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन है। तो ये जो रिजर्व है कैसे एस्टिमेट करते हैं, उस पे हम लोग देखना पड़ेगा अलग अलग टेक्निक, जिसमें सेमी वेरिग्राम जो मैंने बताया वो तो है ही। ठीक। सेमी वेरिग्राम जो है एक तो है वहाँ पे, और जो क्वालिटी कंट्रोल है वो सब उसी में आ जाएगा, कि जो जियो स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं सब वहीं पे आ जाएगा। तो कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रेड का कोयला या फिर पर्टिकुलर ग्रेड का मिनरल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सब उसमें आ जाता है। और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फैसिलिटी लोकेशन, तो अगर सरफेस प्लान की बात करें या फिर अंडरग्राउंड प्लान की बात करें, तो जो उस पे अलग अलग जो आपने जो फैसिलिटीज हैं, जैसे फैसिलिटी की टर्म की बात करूं, जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट है, और जो आपका पिट टॉप है यानी कि शाफ्ट का जो टॉप है, तो कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरा कि जो आप जहाँ पे हम लोग उसको स्टॉक कर रहे हैं कोयले को, वो, और जो रेलवे लाइन है वो कितनी दूर होनी चाहिए। और इसके बियॉन्ड अगर मैं बात करूँ कि मान लो कोयला निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट तो है, उसके आसपास कई माइन है, कई तो जो आपकी सी लाइन पे होती हैं वो तो इंपोर्ट भी कर सकती हैं। माइन इकोनॉमिक्स क्या है या फिर उस पावर प्लांट का इकोनॉमिक्स क्या है जो अलाउ करता है। तो जो डिस्टेंस है वो कितना कहाँ होना चाहिए, वो सब वहाँ से आ जाता है। तो फैसिलिटी लोकेशन तो आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इसे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मैंने देखा था आपका वो मॉक टेस्ट में आया था, तो उसी में ये कवर हो जाता है लगभग लगभग। ठीक। और माइन प्लानिंग के और उसके कंपोनेंट क्या है, तो फैसिलिटी लोकेशन तो वहीं से कवर हो जाता है। और फैसिलिटी लोकेशन की बात करूँ तो और भी उसमें जो कवर होती है वो चीज़ें, जैसे क्यूइंग थ्योरी है, वो सब उसी में आ जाता है, सिस्टम इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो वो ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है। और माइन प्लानिंग और उसके कंपोनेंट में जो जो बेसिक बेसिक हैं वो सब कवर करते हुए फिजिबिलिटी स्टडी है आपका, और प्री फिजिबिलिटी स्टडी है, तो वो सब क्या होता है, कैसे होता है, ये सब इसमें कवर करते हुए चलेंगे। और डिटर्मिनेशन ऑफ, तो जो टेलर्स फार्मूला है, और भी दो तीन फार्मूले हैं कि कैसे अगर माइन लाइफ कैसे डिटरमाइन करते हैं या फिर साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो साइज तो बेसिकली कितना है और माइन लाइफ है, तो उससे हम लोग ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर पाएंगे। तो बाउंड्री के अंदर कितना उसका है टनेज, वहां से हम साइज और माइन का लाइफ जो है टेलर फार्मूला, जो कि इम्पेरिकल फार्मूला है, तो उसको जानना है। और लिखा रहेगा तो खुद ही देख देगा कि ये फार्मूला यूज करना है, अदरवाइज कोई ज्यादा जरूरी नहीं है उसको जानना। तो अल्टीमेट पिट पिट कॉन्फ़िगरेशन, तो पिट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग, जो आप लोग का ये अगर मैं बात करूँ तो ब्लॉक मॉडल जो है, तो कैसे ब्लॉक मॉडल यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो ब्लॉक मॉडलिंग बेसिकली है, बाकी स्ट्रिपिंग रेशियो तो है ही अगर दे दिया वैसे कुछ तो। और कट ऑफ ग्रेड है, उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो वो सब जो मिनरल वाले में आ जाता है कि हम लोग जो कंसंट्रेशन कर रहे हैं मिनरल का, तो रन ऑफ माइन आया, कंसंट्रेशन प्लांट में गया, टेलिंग आया, और या फिर जो प्रोडक्ट आया उसका। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि परसेंटेज कितना कितना है, और जो परसेंटेज जो कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि अगर 20 टन आ रहा है तो 20 टन में कुछ जो होगा टेलिंग होगा और कुछ जो होगा कंसंट्रेट होगा। तो यानी कि जो 20 टन जो होगा टेलिंग कंसंट्रेट का समेसन होना चाहिए। तो जैसे 10 टन ये टेलिंग निकल गया, और जो कंसंट्रेट है मान लो 10 टन वो निकल गया, तो 10 10 20 टन जो रन ऑफ माइन है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक। और बाकी स्टोप प्लानिंग या फिर जो पैनल की प्लानिंग है वो कैसे करते हैं, और हॉल रोड यानी कि जो अगर मान लो कोई व्हीकल है या फिर जो डंपर है वो उसका कुछ थिकनेस है, तो उसके हिसाब से जो टायर के बीच में गैप है उसके हिसाब से हॉल रूट का थिकनेस कितना होना चाहिए। और एंगल ऑफ सुपर एलिवेशन जो हम लोग बात करते हैं कितना होना चाहिए। और इक्विपमेंट सिस्टम का जो भी सिलेक्शन है उसके बाद वो आ जाता है। तो माइनिंग सिस्टम कैसे सेलेक्ट करते हैं और इक्विपमेंट सिस्टम कैसे सेलेक्ट करते हैं, उस पर फिर उसके बाद वहां से हम लोग आ जाएंगे। ठीक। तो ये ओवरऑल सब रिलेटेड है कि माइनिंग सिस्टम का मतलब कि मान लो थिक सेम है, तो पहले तो मान लो कि एक सैलो डेप्थ पे है, और वो हमको अलाउ करता है कि जो वहाँ पे लैंड है हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, एनवायरमेंट हमको क्लियरेंस मिल चुका है, तो हम जा सकते हैं ओपन कास्ट माइनिंग के लिए और ओपन पिट माइनिंग के लिए। जब ओपन पिट माइनिंग के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे तो हम लोग इजिली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो सैलो डेप्थ की है, क्लियरेंस नहीं मिला, तो उस केस में मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड में। ठीक। और या फिर हाई डेप्थ पे है, वहाँ पे स्ट्रिपिंग रेशियो इतना है कि वो हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि ओपन कास्ट के लिए जा पाए, तो उस केस में अंडरग्राउंड मेथड पे जा रहे हैं। तो अंडरग्राउंड मेथड में भी अलग अलग मेथड है, तो कौन सा मेथड सुटेबल है, कंटिन्यूअस है और मॉडरेट थिक डिपॉजिट है,
स्टाटा इजीली केपेबल है, तो उस केस में हम लोग लॉन्ग वॉल के लिए जा सकते हैं। ठीक, सेलेक्टिव माइनिंग की जरूरत है, उस केस में बोर्ड एंड पिलर पे जा सकते हैं, तो कुछ है। और फिर किसी पर्टिकुलर मेथड में जा रहे हैं तो कौन कौन सा इक्विपमेंट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे बोर्ड एंड पिलर पे जाना है, तो क्या मैं एलएसटी लूँ, एसडीएल लूँ, या फिर इन दोनों का जो सेमी मैकेनाइज्ड माइन में हम लोग कंसिडर करते हैं, या फिर मैकेनाइजेशन पे आ जाऊँ और मैं कंटिन्यूअस माइनर लेके एक्सट्रैक्ट करूँ। तो वो सब इक्विपमेंट सिलेक्शन का क्या क्या है क्राइटेरिया, थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा उससे है नहीं। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा हम लोग को पढ़ना है और सेलेक्टिव पढ़ना है कि ताकि हम लोग क्वेश्चंस पूरे पूरे अटेम्प्ट कर पाएँ। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करूँ, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पॉइंट देख लेता हूँ मैं। तो कौन-कौन से सब्जेक्ट पे फ़ोकस किया था? अच्छा, तो फ़ोकस का बेसिकली कुछ ऐसा, जैसे ये तो शुरू वाले तो क्वेश्चन ईज़ी होते हैं ना, कि जो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड वाले, वो सब तो लगभग-लगभग बन ही जाते हैं। लेकिन मैंने क्लासेस जो है, रिकॉर्डिंग्स जो है सुनी थी इसकी, जो माइनिंग कैन की, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था कि मैं बुक उठाऊँ और मैं पढ़ लूँ। और जब 10-15 दिन है, और जब 15-20 दिन की बात कर रहा हूँ, तो वो भी 15-20 दिन ऐसा नहीं कि मैं पूरा खाली बैठा हूँ ना, उसी में कॉन्फ्रेंस ये सब भी अटेंड करना होता था। 3-4 दिन, 6-7 दिन तो उधर ही निकल जाता है बीच में। तो उस समय जो बेसिक जो फ़ोकस करने का एज़ सच जो था, तो मैंने पहले क्या कवर कर लिया था, नोट्स तो मैंने बनाए थे, खुद के नोट्स बनाए थे, ये तो मैं क्लियर हूँ। और उसमें जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, वो मैंने पूरा कवर किया था। तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट पूरा कवर किया था और पूरा अच्छे से कवर किया था। उसमें से कोई भी क्वेश्चन भी सिंपल ही आते हैं, जितना पढ़ाया जाता है उससे तो ईज़ी आते हैं। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो कवर किया था। शायद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन नहीं आए थे इस बार। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कवर किया था पूरा अच्छे से, और जो क्लास में पढ़ाया गया था वही पढ़ा था, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि हम लोग कर पाएँ, और रिकॉर्डिंग सुना था। और जो सेल्फ नोट्स हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप बस वीडियोस देख रहे हो और नोट्स नहीं बना रहे हो, तो चीज़ें दिमाग में उतरने वाली हैं नहीं। हमें लगेगा कि अच्छा, वो फील गुड वाला फैक्टर आता है कि नहीं नहीं समझ में आ रहा है मुझे, आसानी तो है। ऐसे मैंने भी किया था 1-2 बार के, लेट के और मोबाइल में वीडियोस देख लिए रिकॉर्डिंग वाले, और ऐसा लगता था कवर कर लिया। लेकिन फिर जब बाद में पता चलता था कि नहीं, वो समझ में नहीं आया, कि जो सोचते हो ना उसके बारे में, कि बुक बंद कर ली या फिर वीडियो बंद कर लिया, उसके बाद सोच रहे हो उसके बारे में, तो कुछ याद नहीं रहता था। तो नोट्स मैंने सबके बनाए लगभग। माइंड प्लानिंग कवर किया मैंने, माइंड इकोनॉमिक्स कवर किया। माइंड प्लानिंग में मुझे भले ही डिटेल्स में नहीं समझ में आया था उस समय, तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, शेल इफेक्ट, ये सब लैग डिस्टेंस, उस समय मुझे नहीं समझ में आया था। मुझे तो पढ़ाना है, तो मैंने डिटेल में कवर किया। लेकिन उस समय मुझे ये पता चल गया था कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कोवेरियंस आ जाएगा, इसको इतना कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ताकि मेरा काम चल सके, उतने से मैंने कर लिया था। तो लेकिन वैसे अभी आप लोगों को करना नहीं है, क्योंकि समय है, अभी आप लोगों के पास बहुत समय है। तो उतना ज़्यादा ऊपर ऊपर से नहीं जाना है, पूरा फोकस होके करना है और चीज़ों को समझते चलना है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि चीज़ों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि समय है। और अभी अगर हम लोग ऐसे लाइटली लेने लगते हैं ना, कि ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, तो जैसे 20 दिन में आप कर रहे हो, तो 20 दिन में आपको फ्रेश रहता है मेमोरी, अब जाके एग्जाम में करके आ सकते हो। लेकिन अभी लाइटली ले रहे हो, तो भूल जाओगे जाते जाते एग्जाम में। जब रिवीजन करोगे ना, तो बड़ा ही ओवरवेलमिंग फील होता है, कि नहीं, लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है, ये भी छूटा है, वो भी छूटा है। तो वैसा फील होता है कि पढ़े तो सब कुछ, तो याद आ ही नहीं रहा है उस समय, और उसमें फिर पैनिक करने लगोगे आप। तो वो सब मत करना। अभी अच्छे से ना चीजें, जैसे इमेजिनेशन जो होता है ना, इमेजिनेशन जैसे आपको चीजें दिखती हैं, चीजें जैसे आप सपना देख रहे हो उस तरह से, तो वैसे इमेजिनेशन, जिसको मैं इजीली बोलूँ तो विजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं, कि माइंड प्लानिंग है, जो सिलेबस है उसमें मुझे सिलेबस पे बस फोकस करते हुए मुझे दिखेगा कि सरफेस है, सरफेस में मैंने बोरहोल किया, बोरहोल किया तो इसमें मान लो एक और डिपॉजिट पहले कहीं रहा होगा, कहीं इंटरसेप्ट किया, तो पूरा सिलेबस में एक स्टोरी में बांध के लिंक कर लूंगा। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? यहाँ से कंपोजिटिंग हो गया, तो फिर वो जो L1 G1 जो पढ़ना था, प्लस L2 G2 प्लस L3 G3 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एल सो ऑन, तो ये मेरा आ जाता है एवरेज ग्रेड। तो ये क्यों यहाँ पे कर रहे हैं? अगर मान लो एवरेज ग्रेड ना दे के बोल देता कट ऑफ ग्रेड यहाँ से है, मतलब कि ये मुझे कॉन्ट्रास्ट नहीं रहता कि दोनों स्टॉक में, धीरे धीरे करके वेरी करता है, जैसे फ्यूज्ड टाइप रहता,
उस केस में कट ऑफ ग्रेड है तो वहाँ से कैसे आइडेंटिफ़ाई करके निकालेंगे हम लोग। बेंच है तो उस केस में कैसे निकालेंगे। फिर ये सब कर लिया मैंने, फिर उसके बाद इसको मैं वर्टिकल सेक्शनिंग बोल रहा हूँ। फिर हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग मतलब बस इसी को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, अलग-अलग बोरोल है, बीच में मुझे नहीं पता है, कैसे निकालूँगा मैं? बात समझ में आ रही है? चीज़ें आपस में लिंक हैं। फिर उसके बाद जियोस्टैटिस्टिक्स इसी से लिंक आ जाएगा कि मैंने मान लो कि एक बोरोल है, ऊपर से देख रहा हूँ मैं और ऐसे करके कुछ डिस्टेंस है, ठीक? तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना होगा? तो मान लें कुछ ले लिया h। जब मैं h बोल रहा हूँ तो भले ही मैं बोल रहा हूँ कि मान लो 20 मीटर या 200 मीटर। 200 मीटर मैं भले ही बोल रहा हूँ लेकिन मैं इंटरवल लूँगा ना, क्योंकि सभी बोरहोल ऐसे सर्कुलर पाथ में थोड़ी ना मार्क करते हैं हम लोग। कुछ आगे पीछे होंगे ना तो कुछ इंटरवल में लेते हैं, लेकिन हम लोग उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो 2h पे है वो कैसा दिखेगा, ठीक? तो वैसे करके पूरा दिखना चाहिए कि ये लैग डिस्टेंस है। तभी जब हम लोग प्लॉट करेंगे, ये जब आपका अलग-अलग प्लॉट करेंगे तो समझ में आएँगी चीज़ें। और क्वेश्चन साथ-साथ में तो करते चलेंगे ही हम लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात कर रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो अभी पिछले 10 इयर्स के, तो आप जैसे-जैसे देखोगे कि जैसे 23 का है डिफ़िकल्ट है, 22 का है डिफ़िकल्ट है। जैसे-जैसे आप पीछे जाओगे डिफ़िकल्टी लेवल जो है डिक्रीज़ करता जाता है। क्योंकि एक जो गेट मैंने दिया था 2016 में दिया था और उसके बाद मैंने डायरेक्ट 2023 में दिया है। जब 2016 में दिया था तो उसमें तो और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 5 दिन में बस जाके गुराई एक बार पढ़ के चले जाओ, अपने आप मार्क्स आ जाते थे। बड़ा ईज़ी होता था उस समय। 5 दिन में गुराई पढ़ लिया और गुराई से सीधा उठा-उठा क्वेश्चन ऐसे दे देता था। डिजिट चेंज कर दिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन गुराई से डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो उस लेवल का क्वेश्चन था 16 में। अब 23 की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग क्यों डायरेक्ट ऐसे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, घुमा फिरा के आता है, डिफिकल्टी लेवल अलग है इसका। क्वेश्चन जो इजी भी रहेगा उसमें इतना बड़ी कहानी लिख के दे देगा कि उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक? तो एक तो आपका इंग्लिश वोकैब वोकैब थोड़ा सा सही होना चाहिए। 2016 से 2023 में मैंने खुद कॉन्ट्रास्ट देखा है बहुत ज़्यादा। तो जब क्वेश्चन देखना शुरू करोगे 23, 22, 21, 20 ऐसे करके पहले तो 5 साल के कवर कर लो आप। सॉल्व नहीं करना है, कम से कम क्वेश्चन एक बार प्रिंट आउट लेके या फिर पीडीएफ ही है तो आप मार्क करके देख लो कि ये क्वेश्चन अच्छा इस सब्जेक्ट या फिर टॉपिक से आ रहा है। फिर अगले 5 साल 10 साल के कर लो आप, बहुत है। और वीडियोस तो हैं ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हमारे पास। तो फिर अगर 10 साल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो ये करना बहुत जरूरी है प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन को। सॉल्व करने से पहले अभी 10 साल के क्वेश्चन, पिछले 10 साल क्वेश्चन उठा के देख तो लो कम से कम, ताकि आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन का लैंग्वेज कितना कैसा होता है। वो जैसे ब्लाइंडली नहीं खेलेंगे ना, हमको नॉलेज गेन नहीं करना है। जब हम गेट के लिए जा रहे हैं तो नॉलेज मेरा कुछ भी रहे वो मुझे मैटर नहीं करता है। मुझे क्या है कि मुझे इतने 65 क्वेश्चन दे रहा है, मुझे 65 में से मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, चाहे मैं कैसे भी करूँ। ये क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ ये मेरा मायने रखता है, ना कि मुझे कि नॉलेज कितना है वो मायने रखता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले 10 साल का क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से देख लो, समझ लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। और जो अपना आपका जो इमेजिनेशन है कि ये माइंड में सरफेस माइंड होता है, अंडरग्राउंड माइंड होता है, तो उसमें कहाँ फिट बैठ रहा है क्वेश्चन, किस जगह से उठ के आया है वो देख लो आप, ठीक? ये जरूरी है। अब उसके बाद एक एक गुराई सॉल्व कर लो। बस ये जो दो चीजें हैं इतना कर लेते हो आप तो आराम से एक एक गुराई तो मस्ट है ही। एक एक गुराई तो करना ही करना है, क्योंकि बेसिक्स जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के, यहीं से हमको उठ जाते हैं। तो एक एक गुराई तो जब मैं कराऊंगा ये माइंड प्लानिंग तो उसके क्वेश्चंस कराते चलेंगे साथ साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बीच बीच में इंक्लूड करते चलेंगे और लास्ट में चल के तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और एक एक गुराई रहेगा। उस जितने भी क्वेश्चन है सब हम एक एक लाइन से करेंगे, चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, उससे मैटर नहीं करता। और कौन से रेफरेंस बुक आपको करनी है, तो कॉन्सेप्ट के लिए एक तो एक ही गुराई होगी जिसको सॉल्व ही करना है। कॉन्सेप्ट के लिए हमें यूज करना है हस्टलेट की है ओपन माइंड प्लानिंग एंड डिजाइन। इसमें आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि माइंड प्लानिंग होता क्या है। लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पढ़ के इसी से बता दूंगा आपको क्या होता है क्या नहीं, तो क्लास में होता चलेगा। और एक चीज करना, आप क्वेश्चन जरूर पूछना कि मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ चीजें मैंने डिस्कस की नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बैठना नहीं, चुपचाप आप कमेंट कर देना, क्या ही जाता है, मैं देख थोड़ी नहीं रहा हूँ कि जज करूंगा आपको। तो आप क्वेश्चन पूछ लेना। अगर नहीं भी आएगा तो मैं पढ़ के बता दूंगा, उसमें कोई ऐसा है नहीं कि बहुत एम्बेरसमेंट वाला। और प्रिंसिपल ऑफ माइंड प्लानिंग बाई जयंता भट्टाचार्य। और इसको ज़्यादा रेफर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें।
तो थियरी ज़्यादा है इसमें कि ये ऐसा होता है, माइंड प्लानिंग में क्या-क्या फेजेस होते हैं। तो अगर मैं बीटेक कर रहा होता और मुझे सेमेस्टर एग्जामिनेशन देना रहता तो मैं करता। अदरवाइज कुछ जो जैसे कि लाइफ ऑफ माइंड का है कॉन्सेप्ट वो है, जो फैसिलिटीज का लोकेशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है इसमें। ठीक, तो एक आइडिया लग सकता है, बट इतना क्लासेस अटेंड कर रहे हो उतना सफिशियंट है। तो जो मेन है कि जो एक्सप्लोरेशन के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और क्या क्या होता है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। अभी फॉर द टाइम भी कोई क्वेश्चन है तो, और अगर मुझे जैसे मटेरियल मिलेगा कुछ भी, जैसे ये मटेरियल मुझे कहीं से मिला है और उसको सर्च करने में समय लगता है ऑफकोर्स। एक तो चीज़ है कि मैं पढ़ के ऐसे बता दूँ, लेकिन जब मैं वैसे बताऊँगा तो एक तो होगा कि ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसी पे मैं हाइलाइट करके बता देता हूँ और फिर ये मटेरियल आपको अवेलेबल रहेगा, तो आप जब से भी खोलोगे तो आपको रिफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियोज़ नहीं है तो भी डायरेक्टली आप कर पाओगे। प्लस जो रिकनेसेंस में कैसे सैंपलिंग करते हैं, कैसा दिखता है और जो अलग-अलग मेथड्स हैं, वो सब अगली क्लास में करेंगे। और डिजिटल एक्सप्लोरेशन क्या होता है, रिसोर्स डेटा कैसे होता है और उससे उठा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। थियोरेटिकल पार्ट कुछ रहेगा और भले ही ये देखने में स्लाइड्स ज़्यादा हो, लेकिन मैं इसको भगा के करूँगा ना, ताकि जो मेन मेन चीज़ें डिस्कस करने लायक है बस वही करेंगे। ठीक? हाँ, ये श्रवण जो आपने बोला है कि 7.5 पॉइंटर डायरेक्ट ज्वाइनिंग फॉर पीएचडी, बिल्कुल सही है। कई कई आईआईटीज जो है 7.5 कंसिडर करता है, तो जब वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो 7.5 ही लिखा रहेगा। लेकिन जो जनरली प्रीफर करते हैं वो 8 से ऊपर वाले, कई कई जो आईआईटीज होते हैं अपने जो ये जो है ना कि कट ऑफ 7.5 से ऊपर होना चाहिए, तो 8 से ऊपर कई कई रखे हुए हैं कि 8 से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप 8 से ऊपर हो तो आप सेफ साइड हो। हाँ, नोट से रिवीजन। हाँ, सेल्फ नोट्स आकाश जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जो चीजें कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, तो कई कई चीजें होती है मैं लिखूंगा नहीं ना। तो आप जो बोल रहे हो ऑफकोर्स कम्युनिकेशन गैप होना ही होना है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो दिख रहा है मुझे बोलते समय, वो अलग चीज है। जब आप उसको रिसीव कर रहे हो और आप अपना इमेज जो बना रहे हो वो अलग है। जब आप लिख रहे हो तो नोट्स बना रहे हो, उसमें आप एक छोटा सा नोट्स, ये नहीं होता है कि जो मैं लिखवा रहा हूँ बस वही जो दिया हुआ है उसको लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, वो नोट्स नहीं है। वो तो आपको पीडीएफ कभी भी मिल जाएगा ना। नोट्स वो है कि उसके साथ में जो एनेक्डोट है ना, जो छोटी छोटी चीजें जो बता रहे हैं कि कैसे इमेजिन करना है, कि मान लो एक सरफेस है उसमें बोरहोल किया हमने, बोरहोल का लोकेशन है, तो कनेक्ट करते हुए चीजें फ्लो करते करते माइंड प्लानिंग पूरा खत्म हो जाएगा। वो जो कनेक्शन है जो है वो है माइंड नोट्स का मेजर वो सोर्स। तो ऐसा उतारना जो होता है नोट्स नहीं होता है। ठीक है। और आईटी से एनआईटी हाँ 7.5, लेकिन 8 श्रवण जो है वो प्रेफर करते हैं। अंशुमन, नोट्स कितना प्रेफर करने चाहिए, कितना रिवीजन के लिए कितने मंथ्स देना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं कि कितने मंथ्स देना चाहिए, लेकिन आप मान के चलो कि अगर आप 1 महीना देते हो तो फिर भी आ जाएंगे ना, अच्छी खासी रैंक आ जाती है। तो फर्स्ट रैंक के लिए एम करो ताकि बुलेट उलेट आए साथ में। एनी टिप्स फॉर एवरेज स्टूडेंट टू क्वालिफाई गेट? अब अपन जो आप एम कर रहे हो ना कि मुझे गेट क्वालिफाई करना, पहले तो यही चीज गलत है कि गेट क्वालिफाई करना है, ये इस एटीट्यूड के साथ पढ़ोगे तो हो चुका, फिर तो फेल ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं ना तो आप ऐसे मान के चलो ना कि मुझे फर्स्ट रैंक लेके आनी है, समय इतना है क्या करेंगे। अभी से भी आप 3-3 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे 4 घंटे सफिशियंट होते हैं गेट के लिए। तो आप अच्छे रैंक लाने के लिए ट्राई करो और उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो। और क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बस ऐसे सॉल्व हो जाए तो सेटिस्फेक्शन नहीं आना चाहिए आपके अंदर कि नहीं क्वेश्चन मुझसे लग गए। क्वेश्चन लगना अपने आप में सफिशियंट नहीं है। क्वेश्चन लग रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ लग रहा है कि मतलब ये मैंने सोल्यूशन निकाला है तो यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। ये मत सोचना कि अच्छा इससे भी आ गया तो चलो ठीक है, फिर पता चला क्वेश्चन करने के बाद आंसर देख लिया, खुश हो गए कि मैच कर गया, ऐसा मत करना। तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। तो वो एटीट्यूड के साथ करोगे आप तो बहुत दिक्कत है। ठीक। तो नेक्स्ट क्लास से
15 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। 15 लेक्चर तो ज़्यादा बोल दिया, फिर 15 लेक्चर के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। कम मार्क्स का है तो ये ट्राई करेंगे कि कम से कम क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल पाए, क्योंकि फिर उसके बाद उसको पढ़ना भी एक वो हो जाता है ना। तो कम से कम मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पे फोकस करेंगे। ठीक। तो कल के क्लास के लिए जो लेसन प्लान है वो है सैम्पलिंग मेथड्स और रिकनेसेंस का एक ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि रिलेट कर पाओ चीज़ें कैसे होती है। कि समरी टाइप बता दूंगा कि रिकनेसेंस में ये जो मैप का होता है स्केल इतना होता है, और स्टार्ट करेंगे हम लोग कि माइंड मैप में कैसे होता है, स्केल कितना होता है, और लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल का मतलब क्या होता है। नहीं नहीं, प्लानिंग है, प्लानिंग है। और एक चीज करना, क्वेश्चन जरूर पूछना। कि क्वेश्चन अगर नहीं पूछोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप पूछते चलना, नहीं आएगा तो फिर जरूर होगा ऐसा कुछ क्वेश्चन कि मैं आंसर ना कर पाऊँ। तो मैं वो पढ़ के किसी से पूछ के बता दूंगा। तो क्वेश्चन जरूर पूछना, आप कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा, और मैं कमेंट देख ही रहा हूँ, बार बार देखता ही हूँ मैं। ठीक। ठीक ठीक। थैंक यू। ऐसे बोरिंग हो जाता है। ठीक। एंड करते हैं।